देहाती लड़के के 7वें एपिसोड पहला झटका में आपका स्वागत है, जिसे शशांक भारतीय ने लिखा है। मैथमेटिक्स से लेकर फिजिक्स विभाग के बीच चौड़ी सीमेंटेड सड़क है, जिस पर हम हाथ पकड़कर साथ चलते हैं। उस सड़क पर दरारें पड़ गई हैं और बीच बीच से दूब निकल आई है, जिसे हम दोनों कुचलते चलते हैं। बारिश के मौसम में यहाँ काई जम जाती है और छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है। तब सैंडल पहनकर छप 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 चलना कितना सुहाना होता है। सर्दी की धूप में टैगोर लाइब्रेरी के सामने बने पार्क पर हरी घास पर बैठने का भी एक गुदगुदा एहसास होता है। वहाँ पत्थर की सिर्फ 2 बैठकें हैं और अगर आपके भाग्य का गुरु नवम भाव में है तभी वो आपको खाली मिलेंगी। जब सूरज की रोशनी तुम्हारे गालों पर पड़ती है तब मैं अपनी उंगलियों की परछाई से तुम्हारे चेहरे पर आकृति बनाता हूँ। तुम नोटिस नहीं करती हो। फिर मैं तुम्हारी छोटी सी हथेली को अपने हाथों में लेता हूँ और उस पर पेन से एक फूल बनाता हूँ। तुम्हें गुदगुदी होती है तब भी तुम बनवाती हो। तुम उस फूल की ड्राइंग को सुपरवाइज करती रहती हो, फिर आंखें बंद कर लेती हो। मैं चुपके से उस फूल नीचे लिख देता हूँ, प्रेरणा मोटिवेशंस, और तब तुम चिल्लाती हो। मेरे पीछे भागती हो। हम भागते हुए गेट नंबर 1 तक जाते हैं। वहाँ नेस्कैफे की नई कॉफ़ी शॉप खुली है। चाचा हमारी शक्ल देखकर जान जाते हैं कि बच्चे थके हुए हैं, इन्हें मैगी खिलाओ और कॉफ़ी पिलाओ। मैं वहाँ रुकता हूँ, तुम हांफती हुई आती हो। मुझे डर नहीं लगता, मैं मुँह से खाने के लिए खड़ा रहता हूँ। क्या इसका मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? नहीं तो। हम कॉफ़ी पीते हैं और मैगी खाते हैं। गेट नंबर 2 से गेट नंबर 1 के बीच अशोक के ऊंचे पेड़ लगे हैं। वहाँ हमेशा छांव रहती हैं। तुम कहती हो, पता है रजत, यहाँ हमेशा हवाएं चलती रहती हैं। तुम ऐसे कहती हो जैसे तुमने कोई बड़ी खोज कर डाली हो। भक, ये सिर्फ तुम्हारा भरम है। हम ऐसे टाइम पर आते हैं कि यहाँ हवा चल रही होती है। बस, मैंने तो हमेशा यहाँ हवा चलते हुए ऑब्जर्व किया है। अच्छा, कहकर मैं तुम्हारे कंधे पर एक मुक्का जमा देता हूँ। पूरे एलयू को तस्दीक है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, बस मुझे ही कंफर्म नहीं है। अब जब हम हमेशा हाथ पकड़कर चलते हैं तो सब लोग ऐसा ही सोचेंगे ना? और जब तुम्हें कोई अपने हाथों से मुझे टिफ़िन खिलाते देखेगा तब तो उसे यकीन हो ही जाएगा। मैंने तुमसे यह बात कही तो तुम पहले तो हंसी, फिर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। सोचते हैं तो सोचने दो। तुमने कंधे उचका दिए। मुझे समझ नहीं आया कि यह मेरे लिए पॉजिटिव बात है या नेगेटिव। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के सारे चपरासी उसे जानते हैं, जबकि वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की नहीं है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास और मेरी विजुअल बेसिक की क्लास के बीच 1 घंटे हम दोनों खाली रहते हैं। तब हम साथ बैठते हैं। क्लास एकदम खाली होती है और हम एक कपल की तरह वहाँ बैठे होते हैं। क्या हम एक कपल हैं? वह सामने ऊंची वाली सीट पर बैठती है और मैं उसके सामने नीचे वाली सीट पर। मैं इतना ढीठ हो गया हूँ कि जब वह थोड़ा दूर बैठी होती है तब मैं उसकी कमर और पैर से पकड़कर उसे पास खींच लेता हूँ। मैं खुद को व्यस्त दिखाता हूँ कि कितना पढ़ रहा हूँ मैं, पर मेरा दिमाग लगा होता है उसके साथ खेलते रहने में, जैसे वो कोई टेडी बेयर हो। वो है भी किसी टेडी बेयर से ज़्यादा खूबसूरत, दुनिया के किसी भी टेडी बेयर से ज़्यादा खूबसूरत। मैं अपने टेडी बेयर को भूं से जमाता रहता हूँ। ऐसे में मेरी क्लास का कोई दोस्त जब क्लास टाइमिंग से थोड़ा पहले आता है तो गेट पर से ही लौट जाता है। मेरी आंखों में देखता है, एक मुस्कान मारता है कि सर, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, जबकि मैं उसे बताना चाहता हूँ कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो तो हम बस ऐसे ही बैठे थे, पर उस 2 सेकंड में वो मुझे ऐश करो यार की अनुमति देकर चला जाता है। फिर मेरी क्लास की कोई लड़की आती है। वह मुंह बनाती है, जल जाती है कि दूसरे बैच की लड़की उसकी क्लास में बैठी है, या इसे कोई CS विंग की लड़की नहीं मिली थी गर्लफ्रेंड बनाने को। वो आती है, रोश में अपना बैग पटकती है और क्लास से बाहर चली जाती है। हमारी प्राइवेसी में खलल वह भी नहीं डालती, बस बैग पटक कर बता जाती है कि यह क्लास उसकी भी है। उसके जाने के बाद मैं और प्रेरणा हंसते हैं।
हम दोनों की वजह से मेरी क्लास के बच्चे अब लेट आने लगे हैं। शशांक अब क्लास नहीं करता, वो घर से भी कम ही निकलता है, बस कोचिंग आता है। कभी कभी प्रेरणा पहले आ जाती है और मेरी क्लास में बैठ जाती है। फिर मुझे मैसेज करती है, कहाँ हो तुम? मैं कब से यहाँ हूँ, मैं अभी घर से निकला ही था कि उसका मैसेज आया, कहाँ हो तुम? यानी आज वो काफी पहले आ गई। अभी तो 8:30 हो रहे हैं। मैंने वापस मैसेज किया, इतनी जल्दी क्लास नहीं हुई, मैं तेरी क्लास में वेट कर रही। मैं जब क्लास में घुसा तब मैडम 3-4 किताबें एक साथ खोले हुई थीं, मगर चला मोबाइल रही थीं। इस बार सामने वाली सीट पर नहीं, बैठने वाली सीट पर बैठी हुई थीं। क्या कर रही हो मस्तीखोर? मैं उसके बगल में धक्का मारते हुए बैठा। मस्तीखोर, अब ये कौन सा नया नाम लेके आए हो मेरे लिए? उसने वापस कंधे से मुझे धक्का दिया। और क्या दिन भर मस्ती ढूंढती रहती हो तुम? मस्तीखोर तो हो ही, तुम ये हमेशा नए नए नाम क्यों धरते रहते हो मेरे लिए? तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करने के लिए मैंने अपने बैग से माइक्रो प्रोसेसर की किताब निकालते हुए कहा। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर अचानक से मेरा दिया एक नाम ढूंढकर लाई। अच्छा चीकू, क्यों? क्योंकि तुम्हारे दांत खरगोश जैसे हैं। और शोना मोना, अब शोना मोना का एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास। अच्छा तुम बताओ, ये मेरी कॉपी पर हर जगह साइन क्यों करती रहती हो? प्रेरणा ने किसी बहुत अमीर आदमी को गर्मी लगने की एक्टिंग करते हुए कहा। अरे तुम्हारे सारे काम मेरे ही साइन से होंगे न, इसलिए प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस बेबी प्रैक्टिस, चल भाग यहाँ से। मैंने उसके पैर पर पैर मारे, अपनी माइक्रो प्रोसेसर 8086 के सर्किट डायग्राम में घुस गया। वह बैंकिंग की रीजनिंग लगाने लगी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने ही बात छेड़ी। तुम बैंकिंग में जाओगी? हाँ, उसने आंखें चमकाईं। तुम क्या बनोगी? क्लर्क। मुझे पता था कि इस डायलॉग में मैंने उसकी बेइज्जती की है। भक, मैं पीओ बनूंगी। बैंक मैनेजर? बेटा, ऐसे जबरदस्ती बन जाओगी, पढ़ती लिखती तो हो नहीं। कैट की एसटी से निकलेगा। मेरे इस कैट की एसटी के विरोध में उसके केविन के साथ जाने का विरोध छुपा हुआ था। अब तुम ताना न मारो, मैंने छोड़ दी है कैट वाली एसटी, और मैं पढ़ तो रही हूँ। उसने अपनी बुक बंद कर दी और मेरी तरफ देखने लगी, जैसे अपनी पिछले 15 मिनट की पढ़ाई का कंफर्मेशन ले रही हो। ठीक है, फिर तुम मैनेजर बन जाओगी। मैंने उसे चढ़ाना शुरू किया। हाँ, उसकी आंखों की चमक में डॉलर साइन, कार और बैंक बैलेंस सब एक साथ आ गए। उसने अपने दोनों हाथ मिलाए और सपने देखने चालू किए। मेरी खुद की कार होगी, और टाटा नैनो, भाग होंडा सिटी। मैं उससे जाऊंगी ऑफिस खुद ड्राइव करके। मैंने उसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर वाली नजरों से देखा और मन ही मन उसका डीएल रिजेक्ट किया। उसने आगे शुरू किया, मम्मी पापा की सिल्वर जुबली आने वाली है, मैं चाहती हूँ कि इसकी अरेंजमेंट मैं करूँ। ग्रैंड पार्टी होगी। उसने हाथों को काफी ग्रैंड एरिया में घुमाया। मैं थोड़ा पीछे हट गया ताकि उसे एरिया कम ना पड़े। उसने मुझे वापस खींच लिया। पार्टी होगी, बड़ा सा केक होगा, यम यम। उसने केक को सपने में ही खाकर जीभ लपल पाए। मैंने भूखी नजरों से उसे देखा। सपने में ही खाना था तो मुझे भी खिला देती। मैंने उसे टोक दिया, अरे ओ मुंगेरीलाल, प्री तो क्वालिफाई हुआ नहीं, सपने शुरू हैं इनके। मैं कर लूंगी यार। उसने मुझे सपने में डिस्टर्ब करने के लिए कुहनियाया। केक न मिलने से मेरी भावनाएं आहत हो गई थीं। मैंने प्रतिघात शुरू किया। फिर मैं तुम्हारे बैंक में अकाउंट खुलवाऊंगा और रोज 100 रुपये निकालने के बहाने तुमसे मिलने आऊंगा। तुम्हारे पूरे स्टाफ को परेशान कर दूंगा। मैंने आंखें मटकाईं। अच्छा, फिर मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगी। अब लड़ाई शुरू। फिर मैं तुम्हारा फीडबैक बेकार लिख दूंगा। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हारा फीडबैक फाड़ के फेंक देंगे और पैसे काट लेंगे। जबरदस्ती है क्या? भाग, तुम्हारे हाथ में नहीं होगा पैसे काटना, समझी? तो क्या तुम्हारा फोन नंबर तो होगा ना, जो अकाउंट से लिंक होगा, उस पे रोज मैसेज भेजूंगी कि आपके 10 रुपये काट लिए गए हैं। उसने होंठ दांतों के नीचे दबाए और मेरे 10 रुपये कटने पर शोक प्रकट किया। भक,
हम खुलवाएंगे ही नहीं तुम्हारे बैंक में अकाउंट। अब बे चल, फिर हम आईएएस बन जाएंगे और तुम्हारी पोस्टिंग अपने अंडर में करवा लेंगे। तुम्हें खूब परेशान करेंगे। मैंने अपनी आंखें बड़ी करके उसे डराना शुरू किया, जिससे वह अभी मुझसे माफ़ी मांगे नहीं तो उसकी पनिशमेंट पोस्टिंग तय है। उसने मुझे भाव नहीं दिया और बात बदल दी। हमेशा अपनी चलाती है वह। रजत, तुमने वो जब वी मेट देखी है? मैंने अपने दिमाग में पूरी जब वी मेट फास्ट फॉरवर्ड की कि कहीं उसमें तो कोई ऐसा सीन नहीं है जिस पर यह मुझे चिढ़ा सके। फिल्म सेंसर होने के बाद ही मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसमें वो जो फ्लावर बास्केट वाली साइकिल पर वो दोनों घूमते हैं, देखा है न? मुझे तुम्हारे साथ वैसे घूमना है। अच्छा, हम तुम्हें लाद के नहीं घूमेंगे क्या? 2 साइकिलें होंगी, हम दोनों रेस करेंगे फिर। मैंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कर दी। नहीं, 2 नहीं होंगी, एक ही होगी। तुम चलाओगे, मैं बैठूंगी, इट विल बी सो रोमांटिक। उसने मुझे घूर कर देखा। मुझे ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ा। ये सपना लखनऊ में पूरा होने से रहा। घर वाले क्या कहेंगे, तुम्हें लखनऊ ड्राइवरी करने भेजा था, वो भी साइकिल की। कहीं बाहर चलेगे न, जैसे नैनीताल। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। मैंने भी सपने में पैडल मारने शुरू किए। प्रेरणा के बारे में सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब वो कोई चीज़ इमेजिन करती है तो वह कल्पना उसके चेहरे पर आ जाती है। जैसे इस समय उसका चेहरा नैनीताल हुआ जा रहा था। मिस नैनीताल का फ़ोन बजा। टिप 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 टिप। कौन है बेवकूफ़ जो मुझे साइकिल चलाते वक्त डिस्टर्ब कर रहा है? उसने मोबाइल उठाया और अनलॉक खोलते हुए कहा, शशांक का मैसेज है। शशांक का मैसेज तुम्हारे फ़ोन पे? इसे क्यों मैसेज कर रहा है वो? उसने तो कहा कि मेरा नंबर उसने तुमसे लिया है। मुझसे? हाँ, एक बार ऐसे ही लिया था। मैंने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। मैसेज क्या है? जोक है। साला इसे जोक क्यों भेज रहा है? देखिए उसके मैसेज। मैंने प्रेरणा से मोबाइल मांगा। उसने बेतकल्लुफ़ी से मुझे पास कर दिया। मैसेज ज़्यादातर गुड मॉर्निंग या गुड नाइट के थे या कुछ चुटकुले। थोड़ी बहुत बातचीत थी जिसमें उसका अंदाज फ्लर्टी था। मुझे कोफ्त हुई कि शशांक फ्लर्टी मैसेजेज प्रेरणा को क्यों कर रहा है, जबकि उसका तो अभी वैष्णवी से चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले तो मैंने उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया है और वैष्णवी उसके कमरे पर भी आ जा चुकी है। फिर वह प्रेरणा को फ्लर्ट वाले मैसेज क्यों भेज रहा है? मुझे शशांक पर गुस्सा आया, जो धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। अरे नहीं, शशांक के कुछ गिने चुने दोस्त ही हैं और लड़कियों के नाम पर तो एक भी नहीं है। उसके लिए प्रेरणा को मैसेज भेजना लाजिमी है। और फिर दोनों मेरी ही वजह से तो जुड़े हैं। यह उसके लिए आम है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ही ऐसा है कि वह फ्लर्टी हो जाता है। वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा, सबसे ऐसा ही है। अच्छी बात यह है कि प्रेरणा ने उसके फ्लर्ट का कोई रिस्पांस नहीं दिया है। पर शशांक को ध्यान रखना चाहिए था। मेरी फीलिंग्स की थोड़ी कद्र करनी चाहिए थी। तुम ये शशांक से मैसेजिंग कम करो। मैंने फ़ोन वापस करते हुए कहा। मैं करती ही कहाँ हूँ, फिर भी सब मेरे बारे में उल्टा सीधा कहते हैं। उसके चेहरे पर दर्द की एक रेखा उभर आई। क्या? कौन तुम्हें उल्टा सीधा कहता है? रितेश, उसने रुआसी आवाज में कहा। क्या कहा उसने? उसने अपना मोबाइल उठाया और उसका मैसेज पढ़ते हुए कहा। एक है जिसके साथ तुम पूरा दिन कॉलेज में रहती हो, एक है जिसके साथ तुम चैटिंग करती हो, कोई कैरेक्टर है कि नहीं तुम्हारा? उसकी आंखें डबडबा गई थी। खुद उसके साथ घूम रहा है और मुझे कह रहा है। एंड चैट किससे करती रहती हो? बोला। शशांक से। कह रहा था कि दोनों दोस्तों को टहला रही हो तुम। मैंने एक गहरी सांस ली। अपनी ठुड्डी अपने हाथों पर रखकर सोचने लगा। रितेश का अभी बहुत हो गया। युवान को फ़ोन किया तो पता चला शशांक भी उसी के घर पर है। मैंने सीधे वहीं मिलने का निर्णय किया। दरवाजा युवान ने खोला और शशांक पीछे खड़ा ब्रश कर रहा था। महाराज की जय हो कहकर मैं अंदर आ गया। मुझे अजीब लगा कि शशांक दिन में 11 बजे ब्रश क्यों कर रहा है। वह वापस बेसिन पर कुल्ला करने चला गया। युवान वापस जाकर सोफे पर बैठ गया और अपनी केमिस्ट्री की फाइल का काम करने लगा।
अजीब बात है, शांति से पढ़ रहा है। सोफे के पीछे कांच की अलमारियों में मेडल लगे थे, जिनमें युवान का एक भी नहीं था। सारी उसकी बहनों के लाए हुए थे, जिनका इस्तेमाल उसे जलील करने के लिए होता था। अलमारी के बगल में पीछे आंगन की तरफ दरवाजा था, जहां से शशांक झांक झांक कर ब्रश कर रहा था। ब्लू डेनिम जीन्स और ब्लैक शर्ट में था। लोअर टी शर्ट में भी नहीं था कि जिससे लगे कि सोकर उठा हो। घर से ब्रश करके नहीं आया है क्या, या कहीं आंटी कचौरियां तो नहीं बना रही हैं? एक बार को मेरी जीभ लपलपा उठी। मैंने युवान की तरफ देखा। युवान ने अपनी नेवी ब्लू शर्ट की बाहें कुहनी तक चढ़ा रखी थीं ताकि उसका नया बनवाया हुआ टैटू दिख जाए। मैं 2 मिनट तक वहीं बैठा रहा। वो अपने फाइल के डायग्राम बनाने में मशगूल रहा। मुझे खटका हुआ, कहीं अंकल घर पर तो नहीं है जो यह इतना पड़ाकू हुआ जा रहा है। परंतु ऐसा भी नहीं था। शशांक ने मुंह धोया, कुल्ला किया, जीभ चटचटाई, फिर मंजन निकालकर वापस रगड़ने लगा। इस बार और जोर से मैंने युवान को कुनियाया, अबे ये क्या हो रहा है, दोबारा ब्रश क्यों कर रहा है? उसने बिना देखे ही जवाब दिया, पिछले आधे घंटे से यही चल रहा है, चौथी बार है। मैटर क्या है? भाईजान वैष्णवी से मिलने गए थे। अच्छा, तभी ब्लैक शर्ट, फिर क्या हुआ? मैंने कहा था कि किस विस करके आना। फिर युवान ने फाइल के बीच में पेन लगाकर फाइल बंद की और मेरी तरफ देखा। फिर क्या? हालत देख ही रहे हो, वो तेजी से हंस पड़ा। अबे भो भाट नहीं है, शशांक ब्रश करते हुए ही बोला। अब चुप ही रहो तुम। युवान ने उसे वही आंगन में रुके रहने और कुल्ला करने का इशारा किया। शशांक कुल्ला करने लगा। युवान ड्राइंग में मशगूल रहा, थोड़ी अपनी बाहें और चढ़ा ली। जब मैंने काफी देर तक उसके टैटू को इग्नोर किया, तो झुंझला कर अपना हाथ मेरी आंखों के सामने लाते हुए बोला, कैसा लग रहा है? परमानेंट है। हाँ, और क्या? उसने गर्व के साथ बताया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सरकारी नौकरी गई तुम्हारी। हैं? ऐसा क्या? और क्या? विजिबल पार्ट पर टैटू अलाउड नहीं है। अरे, हम छुपा लेंगे यार। उसने बाहों से अपना टैटू छुपाते हुए कहा। तो बनवाया ही क्यों था? युवान ने पीछे सोफे पर अपनी पीठ टिकाए और थोड़ा चौड़ा होकर बोला, इसका अलग ही स्वैग है भाई, अपना अलग क्लास है। क्लास? ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की निशानी है। अब ये तुम्हारी कौन सी नई फिलॉसफी है? युवान ने मुंह बनाया। शशांक भी ब्रश करते करते कमरे के अंदर आ गया, फिलॉसफी सुनने। उसने पंखा बंद कर दिया ताकि मेरी बात ध्यान से सुन सके। शशांक जब मेरी बात ध्यान से सुनने लगता है, तब मुझे बहुत अलर्ट होना पड़ता है, क्योंकि या तो ये पकड़ लेगा कि मैं ज्ञान कहाँ से चिपका रहा हूँ, या अगर थ्योरी मेरी अपनी होगी तो कुछ फर्जी बकैती देगा। जैसे कोई कट्टर भाजपाई सारे तर्क खत्म होने पर गाय गलौज पर उतर आता है, ठीक उसी प्रकार शशांक तर्क खत्म हो जाने पर अंटा पंटा थ्योरी देने लगता था। इसलिए इसका नंबर मेरे फ़ोन में आर्गुमेंट किंग नाम से सेव था। मैंने थ्योरी शुरू की। देखो, ऐसे समझो, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तब जो सबसे कॉन्फिडेंट और नॉलेज से भरे टीचर होते थे, वे शांति से सिंपल तरीके से आते थे। चुपचाप सामने आके बैठते और कहीं से भी पढ़ाना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि उन्हें सब कुछ आता था। मगर जिन ससुरों को कुछ नहीं आता था, वो क्लास में डंडा लेकर आते थे, वॉकर बनाए रहते थे, मार डिसिप्लिन एकदम कड़क कि कोई बच्चा सवाल न कर ले। और जो सबसे प्रभावशाली टीचर थे, उनके व्यक्तित्व में ही वो बात थी कि क्लास शांत रहती थी। उन्हें डंडे की क्या जरूरत, उन्हें ये एक्स्ट्रा स्वैग बनाने की क्या जरूरत, उन्हें इस बाहरी तामझाम की क्या जरूरत? तो भैया, बात जो है वो व्यक्तित्व में होनी चाहिए। ये एक्स्ट्रा स्वैग, ये गोल्ड चेन और ये एप्पल फोन, ये सब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाता है कि आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है और आप इन बाहर की चीजों से अपना भौकाल बनाना चाहते हैं। समझे? अब गांधी जी पैदल चलने के बजाय अगर हम से चलते तब तुम उनकी इज्जत ज्यादा करते। यह हम की क्या औकात गांधी जी की पर्सनालिटी के सामने। मैंने पॉइंट ही इतना तगड़ा दिया था कि युवान को कोई जवाब नहीं सूझा। मैंने उसे आधा कन्विंस कर ही लिया था। वो हाथ अपनी ठुड्डी पर ले गया, एग्री होने वाला, हम करने ही वाला था,
कि बीच में शशांक कूद पड़ा। मुझे उंगली से इशारा किया कि रुको, हम जवाब दे रहे हैं, और फिर कुल्ला करके आया। देखो ऐसा है भैया कि अब तुम नई थ्योरी सुनो। देखो भाई की गाड़ी में है स्वैग, और तो चीजों का चयन उपयोगिता के आधार पर करते हो, है न? हाँ, तो कल से भाई तुम बाइक मत छूना, हम ही दोनों को इंफीरियर रहने दो, तुम न साइकिल से चलो। अब यार ये तो ज्यादती है, ये तो फर्जी फिलॉसफी है, ये तो नहीं कहा मैंने। नहीं नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व में ही वो बात है यार की मतलब। एफजी की क्या औकात है? भाग, एफजी कहाँ ले आए बीच में वो? युवान ने कुड़कर एक भूसा सोफे पर जमाया। बस, शांत रहो दोनों, और तुम पंखा चलाओ यार, यहाँ हमारी सरकारी नौकरी चली गई और तुम दोनों झगड़े जा रहे हो। हाँ तो क्या तुम्हारे लिए 2 मिनट का मौन धारण करे बे? ये डायलॉग मेरे और शशांक के मुंह से एक साथ निकला। हमने एक दूसरे को देखा और फिर हाई फाइव दिया। शशांक को लगा कि उसके दांतों में अब भी कुछ फंसा है। वह वापस बेसिन पर चला गया, जाते वक्त पंखा चला गया। युवान सोफे पर ऊपर पैर रखकर बैठ गया और अपनी फाइल का काम करने लगा। 1 मिनट यार, तुम दोनों के चक्कर में मैं भूल ही गया कि मैं आया किस काम से था। कुछ बहुत सीरियस डिस्कस करना था, मगर यहाँ आओ तो अलग ही कहानी शुरू हो जाती है। उसने अपनी फाइल से नजरें उठाईं और मेरी तरफ उत्सुकता से देखा। क्या मैटर है? मैटर रितेश के बारे में है। शशांक के कान खड़े हो गए, वह भी बगल आकर बैठ गया। युवान ने फाइल बंद कर दी। दोनों मुझे घेर कर बैठ गए। मैंने बात शुरू की। यार प्रेरणा बता रही। पूरी बात युवान ने ध्यान से सुनी। चेहरे पर गंभीरता उतर आई। उसने सिर्फ भवे उचकाए और लो टोन में बोला, इंटरेस्टिंग। अगर आप युवान के पास कोई भी स्त्री जनित समस्या लेकर जाते हैं तो उसके पास पूछने को 2 ही प्रश्न होते हैं। 1. लड़का कौन है? 2. मारना कब है? गले पर हाथ फेरते हुए मेरी तरफ देखा। पहली चीज तो तय थी, दूसरी चीज मुझे या शशांक को तय करनी थी। शशांक जरूरत से ज्यादा ओवररिएक्ट कर रहा था। रितेश ने प्रेरणा से उसकी बुराई कैसे कर दी? उसने कहा था कि उस शशांक से दूर रहो, वो अच्छा लड़का नहीं है। रजत फिर भी ठीक है। अब भी जब वो उसको छोड़ चुका है, तब काउंसलर काहे बना हुआ है? शशांक ने झल्लाते हुए कहा। मेरे बारे में और क्या कहा उसने? यही कि शशांक बहुत ईगोइस्ट टाइप का है। हर जगह अपना अंग प्रदर्शन, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स दिखाता रहता है, अपने में ही रहता है। अच्छा है तो दिखाएंगे ही ना, उसके पास क्या है दिखाने को? शशांक ने अपनी हाफ टी शर्ट की बाहें थोड़ी और ऊपर चढ़ा दी। तुम दोनों प्रेरणा से मिलो, रितेश की सारी डिटेल लो, कहाँ कोचिंग करता है, कहाँ रहता है, जिम कब जाता है, पूरा शेड्यूल लो, फिर डिसाइड करो कब मारें इसे। करके मुझे बताओ, मैं आज जाऊंगा। युवान ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। यार मारना ठीक नहीं रहेगा, बातचीत से समझा देंगे, झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने बीच में अपनी राय रखी। डरते हैं क्या उससे? आज मेरे बारे में ये बोला है, कल कुछ और बोलेगा, प्रेरणा के बारे में उल्टा सीधा उड़ाएगा। मैं कह रहा हूँ अभी मार दो। शशांक दहक रहा था। मैं युवान की ओर देखा, भवे टेढ़ी करके शशांक की ओर इशारा किया कि यह इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। युवान ने एक आंख बंद की और गर्दन हिलाई। मतलब था, होने दो, ज्यादा रिस्क नहीं है मारने में। मैंने कंधे उचका दिए। ठीक है, मार तो देंगे, लीड कौन करेगा? मैं तो करूंगा नहीं। युवान ने यह एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था। मैंने शशांक की तरफ देखा कि यही ज्यादा उछल रहे हैं। मैं लीड करूंगा, और कौन करेगा? शशांक ने हम दोनों को घूरा। वह मारने पर आमादा था। उसके 14 इंची बाइसेप्स फड़कने लगे थे। युवान ने एक लंबी सांस भरी, फिर मेरी तरफ देखकर, ठीक है मारेंगे साले को, जाओ प्रेरणा से उसकी डिटेल्स लो। बात तय हुई। युवान ने वापस फाइल खोल ली। मैं पैर ऊपर करके बैठ गया और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, यार युवान, मेरा तो समझ में आता है, इसका भी समझ में है, तुम क्यों मारोगे उसे? तुम्हारा नहीं समझ आ रहा है। हाँ तुम। मैंने कन्फर्म किया।
युवान ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और वजह सोचने की कोशिश की। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, उसे वजह नहीं मिली। फिर ऊपर पंखे की तरफ देखा, वहां भी कोई वजह नहीं थी। मुंह बनाया, फिर मेरी तरफ देखा। फिलहाल मेरे पास कोई सॉलिड रीजन तो नहीं है, पर तात्कालिक कारण ये हो सकता है कि मुझे साले की शक्ल ही नहीं पसंद। मैंने शशांक की ओर देखा और शशांक ने मेरी ओर, फिर हम तीनों अचानक हंस पड़े। हा हा हा, साले। मैंने युवान को छोड़ शशांक की ओर रुख किया। अबे तुम वो छोड़ो, ये बताओ कि वैष्णवी के साथ क्या हुआ जो पिछले 1 घंटे से स्वच्छता अभियान चल रहा था। उसने युवान की तरफ देखा। उसने भी गर्दन उचकाई। बताओ बताओ। उसे वजह बतानी ही पड़ी। शशांक ने अपना माथा पकड़ा, जैसे कोई बहुत बड़ा कांड हो गया हो। उससे हम दोनों की तरफ देखकर रोनी सूरत बनाकर बोला, अरे यार, मैंने उसे दूध पीती बच्ची समझा था, वो तो दारू पीती बच्ची निकली यार। हा हा हा। अच्छा, तभी किसमें मजा नहीं आया। हा 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 हा। मैंने और युवान एक दूसरे को हाई फाइव दिया। च च च ने। अबे तो सुबह सुबह पिए बैठी थी क्या। हा 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 हा। मैं और युवान सोफे पर लोटपोट हुए जा रहे थे। शशांक शर्म में लाल हुआ जा रहा था। नहीं, स्मेल आ रही थी भाई, कल रात को पी होगी। भक, सच में। हम दोनों स्मॉल टाउन संस्कार से आने के कारण सिगरेट शराब से बहुत दूर थे, और युवान भी नहीं पीता था, इसलिए ये हमारे लिए बड़ी बात थी। फिर भी मैंने उसे चिढ़ाया। तो क्या दिक्कत है, शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अंजाम। अरे भाग, सिगरेट और शराब हमें तुम पे नहीं बर्दाश्त, जबकि तुम मेरे दोस्त हो, और उसे जिसे हमें किस करना है उस पे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं बे। हाँ यार, मामला तो गंभीर है। गलत बात है ये, बैड मैनर्स। मैंने और युवान ने साथ गर्दन हिलाई। हम दोनों ने गंभीर होने की एक्टिंग की। शशांक सच में गंभीर था। कह रही थी कि उसे किसी बुआ के लड़के ने पिलाई थी। अभी ये किस तरह के बुआ के लड़के हैं जो बहनों को दारू पिलाते घूम रहे हैं भाई। अरे भाई, आजकल ये बुआ चाची के प्रैक्टिकल का शेड्यूल आ गया है। तुम्हारा केमिस्ट्री कब है। मैंने युवान की तरफ देखा। दोनों मेरे इस अजीब से डायलॉग से चौंक गए। दोनों ने मुझे घूरकर गर्दन उचकाई। मैंने पीछे इशारा किया। आंटी चाय लेकर खड़ी थीं। हाँ, वो इसी 17 से शुरू है, मैंने अपना देखा नहीं। युवान ने तुरंत फाइल खोल ली। शशांक ने कूदकर आंटी के हाथ से ट्रे ले ली। सर्व करने लगा। आंटी चली गईं। दोनों ने मुझे थम्स अप का साइन दिया, जान बचाने के लिए। चलते चलते मैंने शशांक को एक बार और छेड़ा। यार, वैष्णवी तो कह रही थी कि शशांक के हाथ मजदूरों जैसे हैं। हाँ, तो उसके ताजमहल पर मजदूरी भी तो इन्हीं ने की है। उसने अपनी उंगलियां चमकाईं। भाग साले। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं नहीं बताऊंगी कुछ। प्रेरणा 2 कदम पीछे हट गई। नहीं, मारेंगे नहीं, बस समझाएंगे प्यार से। शशांक ने मुझे घूरकर देखा। प्यार से नहीं, तुम लोग मेरा नाम लोगे कि मैंने बताया ये सब। अब ये तो बताना पड़ेगा ना कि कहाँ से पता चला ये सब, और उसने कहा तो है ही ना ये सब। मैंने प्रेरणा की आंखों में कंफर्म करने के लिए देखा। हाँ, पर तुम लोग मारोगे नहीं उसे। बिल्कुल नहीं, टच भी नहीं करेंगे। बस उसे एक कोड ऑफ कंडक्ट देंगे कि दूसरी लड़कियों को ऐसे रेस्पेक्ट देनी चाहिए और किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं उड़ाना चाहिए। छुएंगे भी नहीं आपके सयाजी को। शशांक ने मेरा हाथ जोर से दबाया। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। धीरे धीरे प्रेरणा ने उसकी सारी डिटेल दे दी। एक एक करके हम सुनते चले गए और शशांक अपने दिमाग में प्लान बनाता चला गया। उसके जाने के बाद शशांक मुझे एक तरफ कोने में ले गया। क्या बोल रहे थे तुम। मारेंगे नहीं, हाथ भी नहीं लगाएंगे। मैंने इधर देखा, फिर उधर देखा, फिर उसकी आंखों में देखा। अरे मारेंगे तो उसे घर में घुस के। वो तो प्रेरणा के सामने बोल रहे थे। शशांक चहक उठा। ये हुई ना कुछ मैन टू मैन बात। हाई फाइव। जे बात लड़के। शशांक ने डिसाइड किया कि हम शाम में रितेश को उसकी कोचिंग के बाहर घेरेंगे, कपूरथला पर। शाम को 7 बजे उसने मुझे और युवान को आईटी पर मिलने बुलाया।
शाम 7 बजे गए थे और मैं इन दोनों का इंतजार कर रहा था। शशांक का फोन बहुत देर से नॉट रीचेबल जा रहा था। युवान का उठ नहीं रहा था। जरूर गाड़ी चला रहा होगा। आईटी पर रोज की तरह ही शाम वाली चकल्लस चल रही थी। चाय और फोटोकॉपी की दुकानें ओवरलोडेड थीं। भीड़ इतनी होती है कि लड़के सड़क किनारे पार्किंग अवैध में खड़े होकर चाय पीते हैं। अंदर बैठना भी कौन चाहता है जब बाहर सड़कों पर और अगल बगल से एलयू हॉस्टल और आईटी कॉलेज की अप्सराओं के जलवे निकलते हों। कोचिंग भी इसी समय छूटती हैं, शॉपिंग भी इसी समय होती है। आईलाइनर, मस्कारा वस्कारा की खदानें हैं। यहाँ पर दर्जी, पार्लर, मैचिंग सेंटर और बीच बीच में होजरी की दुकानें। सब इंतजाम है यहाँ पर। आईटी चौराहे पर लड़के टेंशन लेस, वरी लेस होने आते हैं क्योंकि लड़कियां स्लीवलेस, बैकलेस में आती हैं। कभी कभी कोई कैरेक्टरलेस बात भी हो जाती है, पर हल्की मान मनोवल और लखनवी तमीज से मैटर संभाल लिया जाता है। मैं एक फोटोकॉपी की दुकान के सामने किसी बाइक पर बैठा इन दोनों का इंतजार कर रहा था। सामने आईटी की लड़कियों का एक ग्रुप फोटोकॉपी करवा रहा था। उनकी हाथ की किताबें देखकर लग रहा था कि साइंस की हैं। आईटी की लड़कियों का एक अलग जलवा है, वे जल्दी किसी को भाव नहीं देती। मैं कभी मोबाइल में तो कभी नजरें उठाकर उनकी तरफ देख रहा था। पुरुष प्रवृत्ति, एक दो पलट पलट कर देख भी रही थीं। अचानक सब पलट पलट कर देखने लगी। मुझे पता चल गया कि मेरे पीछे टॉम क्रूज आ चुके हैं। ये कृपा वहीं से आ रही है। इसके साथ तो कहीं खड़ा होने लायक नहीं है। बचे खुचे चांसेज भी ले डूबता है। गुस्से में था, भन भनाया हुआ था। मेरा हाथ पकड़ा, किनारे ले गया। बात हुई शशांक से। फोन नॉट रीचेबल जा रहा है। स्थिति से अनजान, मैंने आराम से जवाब दिया, पता है, मैं आज कोचिंग छोड़ के आया हूँ, 500 रुपए गए मेरी कोचिंग के। क्या रहा है? रुको मैं फिर से फोन मिलाता हूँ। बात हुई, फोन स्पीकर पर करके 5 मिनट तक चली। शशांक जी तर्क पर तर्क दे रहे थे। उसके हर सेंटेंस पर हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अच्छा ठीक है, कहकर मैंने फोन रख दिया। युवान ने अपने होंठ चबाए और मेरी तरफ, लानत है शशांक पर, वाली नज़र से देखा। मैंने भी अपनी भड़ास निकाली, इतना सोच सोच के कि ये होगा तो ये हो जाएगा, वहाँ घेरेंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी। ऐसे लड़ाई नहीं होती। साला मारने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। देखो शशांक है फट्टू, एक बात हम बता दें, वो कभी मार नहीं सकता, क्योंकि वो कुछ भी करने से पहले सोचता बहुत है। बस बॉडी बॉडी है, अंदर से वो डरता बहुत है। जब वहाँ तुम मुझे घर पर घूर रहे थे तभी मुझे ये बात पता थी, इसीलिए मैंने इशारा किया था कि अभी उछलने दो, डील आखिर में हम दोनों को करना है। खैर, शाम तो बर्बाद हुई मेरी, अब बताओ करना क्या है? चाय पीते पीते बात करें। मैंने उसका हाथ पकड़ा और चाय की दुकान पर अंदर चला आया। एक बात बताओ मुझे, हम उसे कोचिंग, जिम और इधर उधर मारने का क्यों सोच रहे हैं? भैया 2 चाय देना। कटिंग मतलब? युवान ने कंफ्यूज भाव से मुझे देखा। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ गलत करने जा रहे हैं। चुपके से कोई अपराध, ऐसे कहीं भी घेर के मारना। हम उससे कहाँ जुड़े हैं? एलयू में, युवान ने घूरते हुए कहा कि अब कोई नई फिलॉसफी मत देना। हाँ, तो सीधे कैंपस में मिलते हैं न उससे, मैंने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, लैब में ही मिलेंगे, पूछताछ करेंगे। वैसे मैं तो मारने के पक्ष में नहीं हूँ, मगर कुछ उल्टा पुल्टा बतियाया तो रसीद देंगे। मैंने, क्या कहते हो, वाली भावें उचकाईं। लैब में नहीं, एक जन उसे लैब से निकाल के बाहर पार्किंग में ले आएगा। वहाँ बाकी 2 खड़े रहेंगे, वही बात होगी। मैंने, अब तो ठीक है, वाली नज़र से देखा, पर वो 100% श्योर होना चाहता था, क्योंकि चीजें उसके तरीके से नहीं, मेरे तरीके से हो रही थीं। उसका तरीका है 1, मारो, 2, खत्म। मेरा तरीका 1, बातचीत 2, खात्म। लीड कौन करेगा, मतलब लाएगा कौन पार्किंग तक? मैं और कौन? ऑब्वियसली मैटर मेरा है, पर कैंपस में मारना थोड़ा रिस्की है। वो प्रणव का दोस्त है।
और प्रणव कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। लैब में वो भी होगा। उसके सामने लैब से निकाल के मारना, समझ रहे हो? युवान ने मेरी आंखों में झांककर मुझे बात की गहराई का अंदाजा लगवाना चाहा। प्रणव मेरा भी दोस्त है। पूर्वों का लीडर है न वो। गोंडा भी पूरब में ही आता है। उसे मैं हैंडल कर लूंगा। और जहां तक है, मारने की नौबत नहीं आएगी। बस ये शशांक एक्स्ट्रा एक्साइटेड न हो। हाँ, शशांक का देखना पड़ेगा। और शशांक के बारे में एक और बात करनी है तुमसे, बहुत सीरियस। मेरे मोबाइल में एक मैसेज फ्लैश हुआ। छाया जी का था, तू आज बैडमिंटन खेलने क्यों नहीं आया? मैं हौले से मुस्कुराया और मोबाइल अंदर रख लिया। जवाब नहीं दिया। किसका मैसेज है? युवान ने भवें उचकाते हुए कहा। अरे कोई नहीं, बस ऐसे ही। मैंने बात टालते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ, मुझे अमृता से मिलने जाना है। वैसे ही आज काफी टाइम खराब हो गया। शशांक को बता देना प्लान चेंज के बारे में। ये कहकर वह बाइक पर बैठ गया। अगली सुबह मैं और युवान फिजिक्स प्रैक्टिकल लैब के सामने पार्किंग में खड़े थे। शशांक का इंतजार हो रहा था। मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था और रितेश पर दया आ रही थी। युवान में बिल्कुल दया नहीं थी। वो खड़ा अपने हाथ मांज रहा था, जैसे मारने से में पहले वार्म अप की जरूरत हो। तुम क्या कह रहे थे शशांक के बारे में? क्या जरूरी बात? मैंने अगल बगल देखा, शशांक कहीं आ तो नहीं रहा, फिर उसे एक तरफ ले जाकर बोला। तुम्हें पता है, ये शशांक पीडी को फ्लर्ट भरे मैसेज करता है। तुमने खुद देखे। हाँ, इसे कुछ मेरी परवाह करनी चाहिए थी या नहीं? तुमने भी तो वैष्णवी को फ्लर्ट भरे मैसेज किए थे, उसने बताया। युवान ने पलकें झपकाईं। वो फर्स्ट ईयर की बात थी यार, जब ये दोनों नहीं मिले थे, तब की। और तब ये मजाक था बस। देखो, जब कोई अफेयर चलता है न, तो नए पुराने सारे गड़े मुर्दे उखड़ते हैं। और लड़कों का इमेजिनेशन वैसे भी बहुत स्ट्रांग होता है, वो पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लेते हैं। अभी शशांक इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है तो तुम भी शांत रहो। मगर वगर कुछ नहीं, शशांक में ईगो बहुत है, तुम में भी है, नाहक में झगड़ा हो जाएगा। और वैसे भी वैष्णवी से उसका कुछ पक्का नहीं है कितना चलेगा। तो बस अब इस बात को हवा मत देना। युवान बाबा से प्रेम शास्त्र में शास्त्रार्थ करना बेवकूफ़ी है। उसकी सलाह गुरु वात्स्यायन की सलाह के बराबर होती है। मैं चुप रहा। शशांक सामने से आ रहा था। हम तीनों प्रैक्टिकल टाइम खत्म होने का इंतजार करने लगे। जाओ, ले आओ उसे यार, अभी जब सब लड़के एक साथ निकलेंगे तो सबके सामने मारोगे क्या? युवान ने कहा। मैं बाइक से उठा, अपनी सारी इच्छा शक्ति बटोरी और लैब की तरफ चल पड़ा। रूम नंबर 3 में 5-6 लोग ही थे। वह अकेले प्रैक्टिकल सेट कर रहा था। न उसके अगल बगल रहने वाली गोपिकाएं थीं, न असिस्टेंट सुदामा। सब अपना अपना करने में मस्त थे। मैं उसके बगल में खड़ा हो गया। मैंने ध्यान दिया कि वह गलत तरीके से जोड़ रहा था, पर फिलहाल मैं उसे प्रैक्टिकल समझाने नहीं आया था। मैं खट एक एक तार उधेड़ने लगा। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ एक विद्रूप मुस्कान से देखा। आओ बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वह सहम सा गया। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। उड़े हुए रंग से लग रहा था जैसे उसे पता हो कि रजत उसे पीटने वाला है। शायद प्रेरणा ने उसे बता दिया हो। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। कहाँ ले चल रहे हो? मुड़ा। अरे आओ यार, कुछ करेंगे थोड़ी न। आओ। अपने पीछे आने को बोलकर मैं भाई बैग ले लूं? उसने व्याकुलता से मुझसे पूछा। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी हीरो जैसी पर्सनैलिटी और अभिभूत बनने वाली शक्ल की ओर देखा। हाँ ले लो, क्या पता तुम वापस आते वक्त बैग उठाने की हालत में न रहो। उसे पीछे आने को बोलकर मैं आगे आगे चला आया। शशांक, अबे अकेले आए हो? कहाँ है वो? रजत आ रहा है पीछे। शशांक, अबे वो भाग जाएगा पीछे से। रजत, कब तक भागेगा? युवान शांतचित भाव से पीछे बाइक पर बैठा अपने हाथ सहलाते हुए वार्म अप कर रहा था। अंगड़ाई लेकर उंगलियां चटका रहा था,
जैसे उसका एथलेटिक्स का मैच होने वाला हो। पीछे से रितेश आता हुआ दिखाई दिया। शशांक कूदकर मेरे बगल आकर खड़ा हो गया। मैंने युवान की तरफ, देख रहे हो इन्हें, वाली नज़र से देखा। युवान ने पहले इन्हें ही उछल लेने दो का इशारा किया। रितेश सिर झुकाकर आ रहा था, जैसे मार खाने के लिए खुद को तैयार कर रहा हो या अपने डायलॉग की अपनी सफाई में क्या बोलना है। रितेश को पकड़ने से पहले मैंने शशांक को पकड़ना उचित समझा। उसे हाथ पकड़कर थोड़ा पीछे किया। लीड मुझे ही करना था, वरना अगर इन दोनों में से किसी ने किया तो कन्हैया धूल में लौटते हुए कन्हैया हो जाएंगे। पार्किंग सुनसान थी। हम चारों के अलावा कोई नहीं था। दिन के 11 बज रहे थे और धूप हम तीनों के चेहरे पर पड़ रही थी। युवान पीछे छांव में बाइक पर धीरोदात बैठा था। उसके मन के भाव थे कि जब तुम दोनों की बातचीत हो जाए तो मुझे बता देना। शशांक ने अपनी ब्लैक शर्ट की बाहें कुछ ज्यादा ही ऊपर तक चढ़ा ली थीं। रितेश मुझसे और शशांक से 1 फुट सुरक्षित दूरी पर आकर खड़ा हो गया। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। रजत, मैं बोलूं या तुम खुद ही बताओगे? रितेश, देखो भाई मैं डरता नहीं हूं किसी से। शशांक, हाँ तो क्या हम लोग हैलोवीन की ड्रेस पहन के आए हैं कि तुम्हें डराना ही हमारा काम है। उसने सी ग्रेड पिक्चरों के भूत की तरह हाथ हिलाए। मैंने और युवान ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा। युवान ने पीछे लो शशांक को, नहीं तो साला कॉमेडी शुरू कर देगा का इशारा किया। मैंने शशांक के कंधे को हल्का सा पीछे की तरफ खींचते हुए कहा, तुमने क्या कहा है हॉस्टल में जाकर कि रजत हमारे छोड़े हुए माल के साथ घूम रहा है? रितेश, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है रजत भाई। किसने कहा तुमसे? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? प्रेरणा खुश रहे तुम्हारे साथ। मुझे उल्टा गिल्टी नहीं फील होगा। हाँ, हॉस्टल के लड़के बस लड़ाई लगवा रहे हैं। शशांक, और तुम बहुत करियर काउंसलर बने हुए हो। प्रेरणा से कहे कि शशांक अच्छा लड़का नहीं है, उससे दूर रहो, बहुत ईगोइस्ट है। तुम होते कौन हो बे? मैट्रिमोनियल चला रहे हो? रितेश भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। किसने कहा तुमसे? रजत, प्रेरणा ने। और किसने? रितेश भाई, वो झूठ बोल रही है। मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? मैंने उसके कॉलर पकड़ लिए। रजत, झूठ वो नहीं तुम बोल रहे हो। उसको झूठ ही न कहो तुम। उद्धरण चिन्ह। रितेश भाई, वो बस मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा बोल रही है। तुमसे पिटवाना चाहती है मुझे और कुछ नहीं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अभी बुलवा उससे। अगर मैंने ऐसा कुछ बोला हो तो के पूछवा लो। रजत, अच्छा, उसकी बात का भरोसा ना करूं, तुम्हारी बात का करूं? रितेश भाई, बुलवा लो न यहीं पर। मेरे सामने बोल के दिखाई कि मैंने ऐसा कुछ कहा है। मैंने अभी तक गुस्से में उसके कॉलर पकड़े हुए थे। उसकी घिघी बधी थी, आवाज रुंधी हुई निकल रही थी। युवान, जो काफी देर से पीछे बाइक पर बैठा हमारी बातचीत से बोर हो रहा था, अपना मोबाइल जेब से निकालकर बोला, नंबर देना लड़की का। नंबर क्या है? मैंने उसे विस्मय से देखा कि भाई नाम ले लो, प्रेरणा या पीडी बोल दो, पर उसने नाम लेकर प्रेरणा को इज्जत देने से इनकार कर दिया। बुलाएं लड़की को यहीं पे, सामने बात हो जाए, नंबर बोलो। उसने मेरी तरफ देखकर जोर दिया। 86,044। यह एक साथ मेरे और रितेश के मुंह से निकला। मैंने उसे घूर कर देखा कि तुम मत लो उसका नंबर अपने मुंह से समझे, और पीछे धक्का देकर उसका कॉलर छोड़ दिया। युवान ने अपनी फिसलती मुस्कान को दबाते हुए कहा, आगे। शशांक ने उसके हाथ से मोबाइल लिया और आगे का नंबर डायल कर दिया। साला उसे भी नंबर रटा हुआ है। रितेश इस समय इन दोनों से दूर और मेरे पास खड़ा हुआ था, जैसे मैं उसका लंगोटिया यार हूं और इन दोनों से उसे मैं ही बचाऊंगा। मुझे उसकी इस करीबी से कोफ्त हो रही थी। नंबर डायल हुआ, घंटी जाने लगी। रितेश ने मेरी तरफ देखकर नहीं में गर्दन हिलाई। मैंने उसे तुम चुप रहो वाली नज़र से देखा। मुझे भी पता है कि अननोन नंबर नहीं उठाएगी। ये चीज़ तुम मत बताओ मुझे, समझे? मगर फोन उठ गया। शशांक, हेलो। हाँ प्रेरणा। रितेश तो कह रहा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है।
तुम लैब में ही हो ना? नहीं मतलब पार्किंग। रजत। शशांक ने थोड़ी देर समझने की कोशिश की, फिर मेरी तरफ देखा। फोन कट गया भाई। रितेश ने मेरी तरफ देखकर कहा, देखा भाई, वो झूठ बोल रही थी। मैंने युवान की तरफ देखा। तुम अपने नंबर से मिलाओ, उसने मुझसे कहा और रितेश को रुके रहने का इशारा किया। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करेंटली स्विच ऑफ। यू कैन लीव ए वॉइस मैसेज बाय डायलिंग स्टार फॉलोड बाय द मोबाइल नंबर। दोबारा कॉल किया, वही जवाब। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करेंटली स्विच ऑफ। यू कैन लीव ए। मैंने किसी बेवकूफ़ की तरह इन तीनों की ओर देखा, जैसे जमीन खिसक रही हो मेरे नीचे से, और चेहरे पर बिना कोई भाव लिए मुंह से निकला, स्विच ऑफ है। रितेश ने इस बार अपने सही होने की कोई सफाई नहीं दी। मैंने उसे जाने का इशारा किया। शशांक ने प्रतिरोध किया, मगर मैंने कहा, जाने दो। मन में कहा, जाओ, सही लड़की का चुनाव किए हो तुम। भारी कदमों से एक एक पल गिनता हुआ आया और युवान के बगल बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि समय रुक गया है। ऐसे महसूस होने लगा जैसे मेरे धड़ के ऊपर से मेरा सिर हटाकर एक बड़ा सा सीट रख दिया गया है। ये दोनों बोलते रहे, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे मेरे कानों में कुछ नहीं जा रहा था। युवान, भाई, बहुत बड़ा वाला बनाया है उसने हम तीनों को। शशांक, तुम तो 1 साल से बन ही रहे थे, आज हम भी बन गए। युवान, तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं था उसे, सिर्फ इसे जलाने के लिए तुम्हारे साथ चलती थी। कॉलेज में सिर्फ उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रहे इसलिए तुम्हारे साथ दोस्ती वोस्ती जो भी था, अब देखना, वापस भी नहीं आएगी तुम्हारे पास। इससे ही बदला लेने के लिए उस हमारे कान भरे। शशांक, भाई, लड़कियां चाहती हैं कि भले उनका एक ही बॉयफ्रेंड हो मगर 4-5 लोग उनके आगे पीछे घूमते रहें। ये तमन्ना होती है सबकी भाई। मेरे अंदर कोई चीख चीख कर कह रहा था कि यह सब गलत है, ये झूठ है, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्रेरणा सबके जैसी नहीं है, जैसा युवान बता रहा है। मैं उनकी बातें में ही छोड़कर उठ खड़ा हुआ। युवान भी उतर पड़ा और मेरे पीछे आया, मेरा हाथ पकड़कर बोला, कसम है तुम्हें मेरी, अब तुम उसे कांटेक्ट नहीं करोगे। अगर वो करती है तो करें, मगर तुम नहीं जाओगे उसके पास। नहीं मगर, अगर मगर कुछ नहीं, ये सब नहीं। उसे आना है तो वो आए, वो अपनी सफाई दे तो दे, मगर अब तुम नहीं जाओगे उसके पीछे। ठीक है, हाँ ठीक है। युवान ने हाथ मिलाकर कसम ले ली थी। मैं जा रहा हूँ मिलने अमृता से, तुम रजत को घर छोड़ देना, ठीक है? उसने शशांक को इशारा किया। बहुत दिनों से धूल खाती साइकिल को आज निकाल लाया हूँ, अपने आप को अपनी औकात याद दिलाने। भागना चाहता था, इन सब से तेज और तेज पर साइकिल की चेन उतर गई। एक लात मारने पर टूट भी गई। वही चेन जिसके उतरने पर छोटे शहरों में कोचिंग से लौटते वक्त कितने रिश्ते बनते हैं और दोस्ती शुरू होती है। वही चेन एक लात मारने पर टूट भी गई। पर इस साइकिल को मुझे ही गिराना है, औकात है मेरी यह। लाकर पटक दिया है। पार्क के एक कोने में अंधेरा हो गया है। पार्क सुनसान है। सामने की सड़क पर गाड़ियां चलनी बंद हो गई हैं। पीछे विवेकानंद अस्पताल की एम्बुलेंस कभी कभी निकल पड़ती है लाश ढूंढने, पर मेरी सांसें तो चल रही हैं। यह एम्बुलेंस भी मुझे रिजेक्ट कर देगी। जो कहते हैं कि अकेलेपन में प्रकृति गुनगुनाती है, वे जरूर प्यार में होते होंगे। प्यार उन्हें बहरा कर देता है। मुझे तो बस झींगुर का शोर सुनाई दे रहा है। बेंच का एक पाया टूटा हुआ है, मैं दूसरी तरफ टिका बैठा हुआ हूँ। सामने तेजी से बहते नाले को देख रहा हूँ। अंधेरा और गहरा गया है। तेजी से बहता हुआ नाले का पानी भी साफ लगने लगता है। मैं भी तेजी से बहा जा रहा था। उसके प्यार में कितना अच्छा लग रहा था तुम्हारा साथ। हाय, आई एम प्रेरणा, प्रेरणा दीक्षित। ... बट यू कांट बी माई बॉयफ्रेंड रजत। क्यों? क्योंकि तुम गोरे नहीं हो, और तुम लंबे नहीं हो, और तुम्हारे पास बाइक नहीं है। माई गॉड, कितनी मटीरियलिस्टिक हो तुम। गोरा, मैं फेयर एंड हैंडसम लगा लूंगा। पाए मर्दों वाला निखार सिर्फ 7 दिनों में। हा, और तेरे से तो लंबा ही हूँ मैं, भैंस कहीं की। नो, लड़के 6 फीट वाले अच्छे लगते हैं। तो कॉम्प्लान पीना शुरू कर दूं क्या? और बाइक तो बस फर्स्ट सैलरी। हा, मैं मजाक कर रही हूँ पागल, तुम हर बात को इतना सीरियसली क्यों लेते हो? मजाक कर रही हूँ बाबा। नहीं, तुम मजाक नहीं कर रही थी। मजाक नहीं कर रही थी तुम।
मुस्कुराए कि आप लखनऊ में हैं। नहीं, मैं नहीं मुस्कुरा पा रहा। और यह पास खड़ी गाय भी नहीं मुस्कुरा रही। कोई नहीं मुस्कुरा रहा, लखनऊ में झूठ है ये वाक्य ही। सामने नाला बह रहा है, बहे जा रहा है। क्या ये रुक नहीं सकता? एक कुत्ता और कुतिया क्रीड़ा कर रहे हैं। वो क्रीड़ा कर रहे हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी बेंच के नीचे एक ढेला भी पड़ा है। कुतिया मुझे देखकर मुस्कुरा रही है क्या? वो ये कह रही है, देखो ये कुत्ता कैसे मेरे आगे पीछे नाच रहा है। कुत्ते मेरे भाई, छोड़ दो उसे, तुम पछताओगे। तुम अच्छे लड़के हो, इन चक्करों में मत पड़ो। वो मटक रही है, उसका तो काम ही है मटकना। तुम क्या पीछे पीछे सूंघ रहे हो? तुमको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट का ख्याल नहीं है। तुम यहाँ सूंघने आए थे। क्या कह के इसने तुम्हें भटकाया होगा? हाय, आई एम प्रेरणा, प्रेरणा लेब्राडोर। हा हा हा, ये कितना बढ़िया जोक सोचा मैंने। हा हा, पर तुम्हें ऐसे आसानी से क्रीड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम गोरे नहीं हो और तुम लंबे नहीं हो। और अगर कुत्तों की कोई बाइक होती न भाई तो वो भी नहीं है तुम्हारे पास। और इसलिए तुम इस ढेले के भागीदार बनते हो। क्यों? 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 अब पार्क में सिर्फ मैं और गाय बचे हैं। 10 बज गए हैं। सामने नाला अब भी बह रहा है। गहरा है क्या? क्या कोई इसमें डूबकर मर सकता है? उठकर देखता हूँ, गहरा नहीं है। कूदोगे ससुर तो हमें ही उठाना पड़ेगा। पीछे से किसी की आवाज आई। वो मेरी बेंच के पीछे खड़ा था। काफी देर से खड़ा होगा। वो आगे आकर मेरे बगल में बैठने लगा। मुझे पता है, बेंच टूटी हुई है। धप, साले बता नहीं पा रहे थे कि टूटी हुई है। मैंने कहा था मेरे बगल बैठने के लिए। मैं उसे अवॉइड करके दूसरी तरफ देखने लगा, फिर हाथों में सिर लिए बैठ गया। वह 5 मिनट तक चुपचाप बैठा रहा। हे बिग गाय, शशांक प्लीज यार, मुझे छेड़ो मत। मैं तुमसे नहीं, उस गाय से कह रहा हूँ, देखो कितनी बड़ी है। हे बिग गाय, उसने इशारा करते हुए कहा। न चाहते हुए भी मुझसे एक मुस्कान फिसल गई। मैं फिर भी चुप रहा। चेक चेक, माइक टेस्टिंग। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। वे दोनों हाथ उठाकर गा रहा था। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ओके नेक्स्ट, तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था। तुझको तो मिल ही गया जो तेरा अपना था। इट्स डीजे शशांक प्रेजेंट्स। गले हम बम को, सॉरी, गले हम रम को लगाएंगे सनम। आज के बाद शेक दा बूटी बिच। आज के बाद मैं सुन नहीं रहा हूँ बिल्कुल, और मैं रेटिंग भी नहीं दूंगा। मैंने कानों में उंगली डालते हुए कहा। ओके नेक्स्ट, जीता था जिसके लिए मारता था। एक ऐसी लुक्की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लुक्की थी जिसे मैं प्यार करता था। शशांक, उसकी बुराई नहीं। मैंने उंगली दिखाई। तुम तो नहीं सुन रहे थे। उसने मेरी गर्दन खींचते हुए कहा। हाँ, तो नहीं सुन रहे हैं तो क्या तुम कुछ भी परोस दोगे? तुम्हें पता है मुझ पे क्या गुजर रही है? तुम्हें सुनना है? सॉरी, मैं उस चिड़िया को देख रहा हूँ। उसने किसी चिड़िया की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ तो जाओ उस चिड़िया के पास। डोंट डिस्टर्ब मैन। उसने मेरे गले से अपना हाथ नहीं हटाया। मैं उसकी गोद में गिर गया। शशांक, पीडी चाहिए भाई, पीडी करप्ट हो गई है भाई। मेरे आंसू फिर हंसी से भीग गए। साले कहाँ से लाते हो ये ह्यूमर? उसने कॉलर उचकाए। मैंने शर्ट की बाहों से आंखें पोंछी और वापस घर की तरफ चल दिया। वह मेरे कंधे पर हाथ रखे चल रहा था। वैसे तुम यहाँ कैसे? युवा ने कहा था तुम पर नजर रखने के लिए। अच्छा चलो मुझे प्रशांत भैया के यहाँ छोड़ दो।